हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का दिव्यराज क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस बुक्स की समरी और आज के वीडियो में हम क्लास 6 साइंस बुक्स की समरी का पार्ट 3 अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। इस वीडियो के माध्यम से हम पौधों के बारे में जानेंगे। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं तथा उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो शुरू करते हैं। अध्याय 7, पौधों को जानिए। पौधे कई प्रकार के होते हैं। शाक, झाड़ी, वृक्ष, कुछ विसर्पी लताएं होती हैं, कुछ आरोही लताएं होती हैं और कुछ को हम कहते हैं खरपतवार। तो सबसे पहले शाक। हरे हुए कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं तथा इनमें कोई भी शाखाएं नहीं होती है। यानी जो हरे हुए कोमल तने वाले पौधे होते हैं, जिनकी साइज छोटी होती है तथा जिनकी कोई भी शाखाएं, ब्रांचेज नहीं होती है, वो शाक कहलाते हैं। दूसरा होता है झाड़ी। ये झाड़ी शाक से थोड़े बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है। शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। शाक में शाखाएं नहीं होती है। तना कोमल व हरा होता है, जबकि झाड़ी में तना पतला कठोर होता है और शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तीसरा प्रकार होता है वृक्ष, जिसको पेड़ कहते हैं। इनका तना सुदृढ़, गहरा व लंबा होता है। शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। वृक्ष का तना गहरा, सुदृढ़ व लंबा होता है। इसमें अनेकों शाखाएं होती हैं और शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। आगे है लता। उससे पहले डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या होते हैं। जो ए डायग्राम है, यह है शाक। इसका तना हरा है, छोटा है, पतला है और इसमें कोई भी शाखाएं नहीं है। तने से डायरेक्ट पत्तियां लगी हुई हैं। दूसरा जो चित्र है, यह है झाड़ी। इसका तना पतला है, कठोर है और जो शाखाएं हैं वो तने के निचले भाग से ही, देखिए, यहां से ही निकल रही हैं। और ये तीसरा जो चित्र दे रखा है, ये है पेड़, वृक्ष। ये तना मोटा, लंबा, सुदृढ़ होता है तथा इसमें जो ब्रांचेज निकली हुई हैं, शाखाएं निकली हुई हैं, वो तने के ऊपरी भाग से निकली हुई है। आगे है विसर्पी लता। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर ही फैल जाते हैं। यानी जिनका तना कमजोर होता है, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा वो कहां फैल जाते हैं, जमीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण है जैसे लौकी का तना। लौकी, घिया है, तुरई है, तरबूज है, खरबूजे हैं, टिंडी की जो बेल होती है वो नीचे ही फैल जाती है, उसे कहते हैं विसर्पी लता। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। जैसे कि मनी प्लांट, सेम तथा अंगूर के तने, ये हैं आरोही तने। खरपतवार। खेतों में, बगीचे एवं गमलों में स्वतः ही उगे हुए अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। यानी अपनी फसल में जो अनचाहे पौधे उगते हैं, फसल के अलावा उगे हुए अनचाहे पौधे ही खरपतवार कहलाते हैं। ये जो डायग्राम दिए हुए हैं, एक विसर्पी लता का है, एक दूसरा आरोही लता का है।
तो विसर्पी लता सिर्फ जमीन पर ही फैलती है और आरोही लता किसी सहारे के ऊपर यूं चढ़ जाती है। पौधे के भाग। पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? मुख्यतः पौधे के दो भाग होते हैं, एक मूल तंत्र होता है, दूसरा होता है प्ररोह तंत्र। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, यानी मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। जो मूल होती है जड़, जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फूल और फल शामिल होते हैं। इसको एक चित्र के द्वारा हम समझते हैं। एक सरसों का पौधा है, इसमें आपको देखा कि जमीन के अंदर का जो भाग है वो कहलाता है मूल तंत्र, जिसमें दो प्रकार की जड़ें हैं, प्राथमिक मूल और दूसरी होती है द्वितीयक मूल। इसके ऊपर ये जो जा रहा है ये है तना, तना इसके साथ निकली हुई है पत्तियां, उस पे फूल लगे हुए हैं और यहां जाके ये फल लगे हुए हैं। तो ये तना, पत्ती, शाखाएं, फल और फूल मिलकर कहलाते हैं प्ररोह तंत्र। अब देखते हैं क्या होता है तना, उसका क्या कार्य होता है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है तथा भोजन, जल व जल में घुले हुए खनिज लवणों का संवहन करता है। तो पौधा तने के द्वारा ही सीधा खड़ा रहता है, या यूं कहें कि जो तना होता है वो पौधे को सीधा खड़ा रखता है और उसका मुख्य काम क्या होता है कि ये जमीन से जड़ों द्वारा अवशोषित किए हुए जल तथा जल में घुले हुए खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में, संवहित या संवहन करने में सहायता करता है। मान लो कि संवहन का कार्य करता है। अगला है पत्ती। पत्ती में कई भाग होते हैं। पर्णवृंत पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, यानी पत्ती का जो भाग तने से जुड़ा होता है सीधा, उसे कहते हैं पर्णवृंत। दूसरा भाग है फलक। पत्ती का चपटा हरा भाग फलक कहलाता है। सिरा पत्ती की रेखित संरचनाएं सिरा कहलाती है, जिसमें कई होती हैं। एक मध्य सिरा होती है जो पत्ती के बीचों बीच मोटी होती है, उसे मध्य सिरा कहते हैं। और उस मध्य सिरा से जो साइड में पार्श्व सिराएं निकलती है। मध्य सिरा पत्ती के मध्य स्थित एक मोटी सिरा तथा सिरा विन्यास पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन। इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाया गया जो डिजाइन होता है वो कहलाता है सिरा विन्यास। देखिए डायग्राम द्वारा एक पत्ती का चित्र है जिसमें ये तना है, इस तने के साइड में जो जुड़ा हुआ है ये भाग है, ये होता है पर्णवृंत। ये जो पूरा भाग दिख रहा है आपको हरा हरा, ये होता है पत्ती का फलक या जिसको कहते हैं पटल। इस पत्ती के अंदर जो एक बीचों बीच ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये होती है मध्य सिरा, यानी ये है मध्य सिरा। इस मध्य सिरा से जो ये साइड साइड में यूं निकली हुई है ये होती हैं इसकी पार्श्व सिराएं। तो ये पत्ती का डायग्राम है और इन पत्तियों के ये जो सिराओं के द्वारा जो बनाया हुआ ये जो डिजाइन दिख रहा है ये कहलाता है सिरा विन्यास। देखिए आगे सिरा विन्यास पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाया गया जो डिजाइन होता है वो सिरा विन्यास कहलाता है। और ये सिरा विन्यास मुख्यतया दो प्रकार का होता है। पहला है जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा है समांतर सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास सिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है। यदि मध्य सिरा के दोनों ओर जाल के समान बनाया हुआ डिजाइन दिखाई दे, सिरा विन्यास दिखाई दे, तो वो है जालिका रूपी सिरा विन्यास। इसके उदाहरण हैं पीपल, बरगद, आम, अशोक,
नींबू तथा चने की पत्तियां। दूसरा है समांतर सिरा विन्यास। सभी सिराएं मध्य सिरा के समांतर होती हैं। यदि सभी सिराएं मध्य सिरा के समांतर हैं तो वो होता है समांतर सिरा विन्यास। इसके उदाहरण हैं घास, बाजरा, मक्का की पत्ती, गेहूं, जौ। इनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें जो सिरा विन्यास पाया जाता है वो होता है समांतर सिरा विन्यास। देखिए डायग्राम द्वारा, एक पीपल की पत्ती है, उसमें यह मध्य सिरा है। इस मध्य सिरा से यूं सिराएं निकली हुई हैं, पार्श्व सिराएं। इन पार्श्व सिराओं से भी और छोटी छोटी यूं सिराएं निकली होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक जाल बना हुआ है। तो ये जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। ये एक पत्ती है, इस पत्ती में होगी एक मध्य सिरा और इस मध्य सिरा के ही समांतर पाई जाती हैं अन्य सिराएं। तो ये जो सिरा विन्यास है ये होता है समांतर सिरा विन्यास। अब है पत्ती के कार्य। पत्ती क्या काम करती है? पहला मुख्य काम है प्रकाश संश्लेषण। इंपॉर्टेंट है पत्ती के जो कार्य हैं। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां प्रकाश व हरे रंग के एक पदार्थ जिसका नाम होता है पर्णहरित क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है? तो वो होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। तो जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश तथा इस हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाती हैं। तो सीधा सीधा पूछे कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाने का जो प्रक्रम होता है वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। पूरा हो तो पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में जल व CO2 का उपयोग कर भोजन बनाने की विधि या प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यह भोजन पौधे के विभिन्न भागों में मंड स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो है मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन। जल की बूंदों का पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सुबह सुबह गए हो आप खेत में या लॉन में तो घास के ऊपर जल की बूंदें पाई जाती हैं। तो वो जल की बूंदें कहां से आई? तो वो आई हैं उस पत्ती में से। तो रात्रि के समय भी वाष्पोत्सर्जन होता है और दिन के समय में भी वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन दिन के समय में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें जल की बूंदें सूर्य के प्रकाश के द्वारा वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर उड़ जाती हैं। लेकिन रात्रिकालीन जो वाष्पोत्सर्जन की जो निकली हुआ जल है वो पत्तियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो जल की बूंदों का पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पत्ती के दो मुख्य कार्य हो गए प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। आगे है दूसरा भाग जड़। पौधे का मिट्टी के अंदर स्थित भाग जड़ कहलाता है। यानी पौधे का जो मिट्टी में दबा हुआ भाग है वो कहलाता है जड़, मूल, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रूट। पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। जड़ का पहला काम है कि वह पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहते हैं। इंपॉर्टेंट, मिट्टी में पौधे का स्थिरक कौन है? जड़। दूसरा कार्य मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जड़ें मिट्टी में से जल का अवशोषण करती है और जल में घुले हुए खनिज लवणों का भी ये क्या करती हैं? अवशोषण करती है। अगला है कि कुछ जड़ें भोजन को संग्रहित रखती हैं। अभी पढ़ा अपन ने
कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है और उसको मंड के रूप में पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित रखा जाता है, चाहे वो पत्तियों के रूप में रखें, जड़ में रखें, फूल में रखें, फल के रूप में रखें, कुछ जड़ों के रूप में भी भोजन को संग्रहित रखते हैं जिनको हम खाते हैं। इसके ऐसे कौन से पौधे हैं जो जड़ में भोजन का संग्रहित रखते हैं या संग्रहण करते हैं? उदाहरण है सलजम, शकरकंद, टेपियोका, गाजर व मूली आदि ऐसे पौधे हैं जो भोजन को जड़ के रूप में संग्रहित रखते हैं तथा जिनको हम खाते हैं। जड़ के प्रकार। जड़ मुख्यतया दो प्रकार की होती है। पहली है मूसला जड़ और दूसरी होती है झकड़ा या रेशेदार जड़। तो जड़ें दो प्रकार की, मूसला मूल और रेशेदार मूल, और रेशेदार मूल को ही बोलते हैं झकड़ा जड़। मूसला मूल क्या होती है? इसमें एक मुख्य जड़ तथा कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ में एक जड़ मुख्य जड़ होती है और उसके पार्श्व में कई छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, तो उसे कहते हैं मूसला जड़। उदाहरण है चना, धनिया, गुड़हल, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, अनार, पपीता, नींबू आदि, यानी जितने भी बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, उन सब के अंदर पाई जाती है मूसला जड़। बाकी छोटे छोटे पौधों में भी, जैसे चना, धनिया, गुड़हल, मिर्च, टमाटर, तुलसी, नींबू, इनमें भी मूसला जड़ पाई जाती है। या मक्के के या फिर घास को उखाड़ के देखा हो तो उसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें समान रूप से दिखाई देती है। उदाहरण है मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, घास की जड़, केला व गन्ना की जड़ें रेशेदार जड़ का उदाहरण है। देखिए डायग्राम के माध्यम से, पहला पौधा है, उसमें देखा एक मुख्य जड़ होती है मोटी और उसके पार्श्व में छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं और उसमें भी फिर पार्श्व में छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, तो ये जड़ है मूसला जड़। दूसरी जड़, इसमें सभी जड़ें एक समान रूप से दिखाई दे रही हैं, कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, तो ये होती है रेशेदार या झकड़ा जड़। इंपॉर्टेंट, जड़ के प्रकार एवं पत्ती के शिरा विन्यास में क्या संबंध होता है? बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है तो उसकी जड़ होगी मूसला जड़। यानी आपको पौधे को उखाड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, आप उस उस पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास को देखकर ही बता सकते हो कि उस पौधे की जड़ किस प्रकार की है। यदि पत्ती का शिरा विन्यास जालिका रूपी है तो उस जड़ होगी मूसला जड़, और यदि पत्ती का शिरा विन्यास समांतर प्रकार का है तो उसकी जड़ होगी रेशेदार या झकड़ा जड़। अगला पार्ट, पुष्प या फूल, फ्लावर। पुष्प के मुख्यतया चार भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दल, दूसरा भाग दल या पंखुड़ियां, तीसरा भाग है पुंकेसर और चौथा भाग है स्त्री केसर। तो एक पुष्प के चार भाग होते हैं, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। एक चित्र के माध्यम से देखें, एक गुलाब का फूल है, ये एक कली का फूल है गुलाब की, उसमें जो आपने देखा होगा ये जो ग्रीन पार्ट है ये है बाह्य दल। ये जो ग्रीन पार्ट है, पंखुड़ी के बाहर की साइड में जो हरे हरे पत्ती समान भाग लगे होते हैं उनको कहते हैं बाह्य दल। उस पत्ती के अंदर जो रंग वाला भाग दिखाई देता है, ये जो कलर वाला रंग वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये होती है दल या पंखुड़ियां। तो इंपॉर्टेंट है, एक फूल का जो भाग दिखाई देता है जिसके कारण हम कहते हैं कि फूल इस रंग का है, लाल है, नीला है या सफेद है, तो वो फूल का जो कलर होता है, रंग होता है, वो किसका रंग होता है? पंखुड़ियों का या दल का रंग होता है। बाह्य दल सदैव हरे रंग का
होता है। यानी किसी भी फूल के जो बाह्य दल होते हैं वो सदैव हरे रंग के होते हैं। जहां चारों भाग दिखाई दे रहे हैं स्पष्टतया, जब फूल खिल जाता है तो ये बाह्य दल नीचे की साइड में हो जाता है, ये बाह्य दल है, ये वाला पार्ट बाह्य दल। इसमें ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है दल या पंखुड़ियां, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है कलरफुल ये है पंखुड़ियां या दल। अब इस दल या ये जो पंखुड़ियां होती हैं उनके बीचों बीच ये जो भाग ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ये होता है स्त्री केसर। ये वाला कौन सा पार्ट है? स्त्री केसर। और उसके साइड के अंदर दिख रहे होंगे ये पार्ट होते हैं, ये वाले ये होते हैं पुंकेसर। ये वाले कौन से भाग हैं? पुंकेसर। तो एक पौधे में 4 भाग, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दल सबसे बाहरी भाग तथा हमेशा हरे रंग का होता है। दूसरा है दल या पंखुड़ियां, पुष्प का रंगीन दिखाई देने वाला भाग दल या पंखुड़ियां कहलाते हैं। इनका रंग कई प्रकार का होता है, नीला हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है। तो ये पंखुड़ियों का रंग कई प्रकार की होती है। तीसरा भाग है पुंकेसर। पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग होता है। इंपॉर्टेंट है कि पौधे का नर जनन अंग कौन सा है? तो वो होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग होता है और जो संख्या में अधिक होते हैं। पुंकेसर मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक पुतंतु और दूसरा भाग होता है परागकोश। परागकोश में पराग कण भरे रहते हैं। चौथा भाग है स्त्री केसर। स्त्री केसर पौधे का मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर होता है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग स्त्री केसर केवल संख्या में 1 होता है और यह पुष्प के बीचों बीच या मध्य में पाया जाता है। स्त्री केसर के मुख्यतया 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर के 3 भाग हैं। अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय को जब काट के देखा जाए तो अंडाशय में स्थित छोटी छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती है। तो स्त्री केसर का सबसे निचला भाग जो गोल फूला हुआ होता है वो कहलाता है अंडाशय। और उस अंडाशय में पाई जाती हैं छोटी छोटी गोल संरचनाएं जिन्हें कहते हैं बीजांड। इनको आगे देखो, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पुंकेसर है। पुंकेसर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। जो नीचे दिखाई दे रहा है तंतु, इसे पुतंतु या तंतु कहते हैं। और उसके ऊपर जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये होता है परागकोश। तो ये वाली भाग है परागकोश और नीचे ये है पुतंतु या तंतु। तो पुंकेसर नर जनन अंग, इसके 2 भाग तंतु व परागकोश, और परागकोश में भरे रहते हैं पराग कण। यह है स्त्री केसर। स्त्री केसर में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ये नीचे जो भाग दिखाई दे रहा है ये है तंतु, इसका ये पार्ट नहीं है। इसके जस्ट ऊपर देखा ये जो गोल घुमा हुआ भाग है ये होता है अंडाशय। और ये लंबी गर्दन समान संरचना वर्तिका, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये होता है वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर के 3 भाग अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र। जब अंडाशय को काटा जाए तो अंदर ये बीज समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं इसको? बीजांड। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर व स्त्री केसर। बाह्य दल सबसे बाहरी भाग हमेशा हरे रंग का होता है। दल ये पुष्प को रंग प्रदान करने वाला भाग है, या यूं कहें कि पुष्प का जो रंग होता है वो दल का रंग होता है। इनके मध्य पुंकेसर पाए जाते हैं, संख्या में अनेक होते हैं। और पुंकेसर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पुतंतु व परागकण।
परागकोश। परागकोश में परागकण भरे रहते हैं। और अगला चौथा भाग है स्त्री केसर, जो पौधे का मादा जनन अंग होता है। और स्त्री केसर फूल के एकदम बीचों बीच मध्य में स्थित होता है, संख्या में 1 होता है। तथा स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। जो अंडाशय होता है ये स्त्री केसर का निचला फूला हुआ गोल भाग होता है और अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो का या जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।